नहीं, जनरल क्लॉजेस एक्ट में अपन ने क्या अभी आंटी रखो ना प्लीज, तुम लोग जाओ ना जल्दी, बहुत बड़बड़। अच्छा जाओ, बाय बाय। अभी जनरल जनरल क्लॉजेस एक्ट में, अभी मैं लास्ट है, जनरल क्लॉजेस एक्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, क्या होता है जनरल क्लॉजेस एक्ट, जब भी मुझे जो एक्ट है उसका लैंग्वेज शॉर्टन करने का है, हर एक एक्ट में कॉमन चीजें होती है जो सब एक्ट के लिए एप्लीकेबल होती है, दैट सेम थिंग इफ आई डोंट वांट टू रिपीट, आई डोंट वांट टू पुट इट अगेन एंड अगेन इन ऑल द एक्ट, देन आई विल यूज अ जनरल क्लॉजेस एक्ट। और अगर डेफिनेशन जो है, अगर स्पेसिफिक एक्ट में डेफिनेशन नहीं दिया है बट वो वर्ड वो स्पेसिफिक एक्ट में यूज किया है, वहां पे डेफिनेशन नहीं दिया है, इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन, वेयर विल आई कम to the General Clauses Act. So the main obligation, the main objective about the General Clauses Act is कि उसको जो language है वो shorten करने का है, इसके लिए वो General Clauses Act बनाया है। This is applicable only to central acts. स्टेट एक्ट को नहीं एप्लीकेबल होगा, अगर महाराष्ट्र का कोई एक्ट है तो जनरल क्लॉजेस नहीं होगा, उसके लिए स्टेट क्लॉज एक्ट है। तो जो जनरल क्लॉज है जो ऑल ओवर इंडिया को अप्लाई होता है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, सेबी है, अपना फेमा है, कंपनीज एक्ट है, ये सारी एक्ट को ये अप्लाई होगा। नाउ उसका टेरिटोरियल एक्सटेंड डिफाइन नहीं किया है, जैसे हर एक एक्ट में लिखता है दिस इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, नॉट एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, जो भी है ऐसा यहाँ पे नहीं डिफाइन किया है। जो एक्ट को वो एप्लीकेबल है उसके लिए जो टेरिटोरियल एक्सटेंड है वो इसको अप्लाई होगा। नाउ प्रीएम्बल, क्या है प्रीएम्बल? समथिंग विच डिफाइंस द ऑब्जेक्ट, स्कोप एंड पर्पस ऑफ द एक्ट एंड कैन नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। दो चीज अपने को ये इसके लिए याद रखने का है। सेकंड है एक्ट। एक्ट क्या होता है? पहले बिल आता है, बिल जो है दो हाउस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव करेगा, प्रेसिडेंट उसका असेंट देगा, उसके बाद इट विल बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट एंड देन इट विल बिकम एन एक्ट। अगर नोटिफाई किया है ऑफिशियल गजेट में तो जो डेट पे नोटिफाई किया है इन दी ऑफिशियल गजेट दैट विल बी द डेट। अगर एक्ट ने स्पेसिफिक डेट दिया है दैट दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट, देन इट विल बी द कमेंसमेंट डेट विल बी दैट पर्टिकुलर डेट। देन डेफिनेशन जो है डिफाइन करता है ईच एंड एवरी वर्ड दैट यूज इन दी एक्ट। अगर नहीं डिफाइन किया है इन द स्पेसिफिक एक्ट देन यू कम टू द जनरल क्लॉजेस एक्ट। दोनों भी जगह नहीं डिफाइन किया है तो क्या करेंगे रेफरेंस के लिए? डिक्शनरी डेफिनेशन, वो इंटरप्रिटेशन में किया था। मीन्स इंक्लूड, अगर मीन्स बोला है तो डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव, मतलब उतना ही, उसके आगे और कुछ नहीं मीन कर सकते। 2 मिनट ऐसे बंद कर। इंक्लूड बोलेगा तो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब इट includes whatever is given in the definition plus something that is not there can be included if it is required to. So include is an inclusive definition and means is a exhaustive definition. Means and includes अगर आया तो exhaustive definition है। shall और may में shall अगर होगा तो मैंडेटरी है, may है तो डायरेक्टरी है। अगर कभी कभी इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल सेक्शन 3 है, कंपनी मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस। सेंट्रल गवर्नमेंट और डेफिनेशन बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट का अपने को याद रखने का है। बेसिकली प्रेसिडेंट, स्टेट्स का जो भी है, यूनियन टेरिटरीज का जो भी है, सारे लोग को इसमें कवर करेंगे एंड द गवर्नमेंट। देन ओथ, गुड फेथ एंड गवर्नमेंट, ये तीन चीज यहाँ पे डाला है बिकॉज ये तीन चीज पूछा गया एग्जाम में। अदर डेफिनेशन वी कैन रीड थ्रू। ओथ जो है इट इज बेसिकली गिविंग अ अफर्मेशन और डिक्लेरेशन कि जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रही। सेम डेफिनेशन फॉर स्वेयर एंड एफिडेविट। गुड फेथ मतलब अगर कुछ ऑनेस्टी में कर रही हूँ आफ्टर टेकिंग ड्यू केयर ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव टू डू एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड, देन इट इज कॉल्ड एज गुड फेथ। एंड गवर्नमेंट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन जो दिया है इज एनीथिंग दैट इज रिटन अपॉन एनी मैटर फॉर रिकॉर्डिंग दैट मैटर, इट इज कॉल्ड एज अ डॉक्यूमेंट। फिर रिमूवेबल प्रॉपर्टी में land, benefits arising out of land, things attached to the land and anything that is permanently fastened to anything attached to the land, earth. Now general rules of construction, ये अपने को पता है। अगर ऑफिशियल गजेट में नई डेट दिया है कमेंसमेंट का तो ऑफिशियल गजेट का डेट, कमेंसमेंट डेट दिया है तो दैट कमेंसमेंट डेट। नाउ प्रिजम्पशन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिविटी, अगर कुछ भी नया आता है तो वील अज्यूम इट हैज अ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब आज से एप्लीकेबल है, एंड नॉट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, नॉट फ्रॉम
the date when it has started or commenced, the act commencement date. Effect of repeal, 5 पॉइंट है, याद रखेंगे. क्या है? It cannot revive anything that is not enforced or did not prevail. It will not affect the operation of previous enactment. Then affect any right, privilege or liability or obligations are acquired in the earlier act. पेनल्टी, फोरफीचर और पनिशमेंट जो वहाँ पे था वही रहेगा, नए एक्ट के हिसाब से नहीं होगा. इंक्वायरी, लिटिगेशन, रेमेडी जो चल रहा है वो एक्ट के हिसाब से होगा, न्यू एक्ट के हिसाब से नहीं होगा. इफेक्ट ऑफ रिपील में ये 5 पॉइंट्स लिख के आने का. रिपील और डिलीशन के बीच में डिफरेंस है विच इज इम्पोर्टेंट. रिपील मतलब ये जैसे एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड. डिलीशन इज फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट, तो ये डेट तक ये था, इसके बाद नहीं है, तो दैट इज डिलीशन. अगर if you act as if it never existed, like today, like when we talk as if Companies Act ही चल रहा है 2013 हमेशा से, correct? So that is repeal. हाँ, now revival of repealed enactments, construction of reference to repeal enactment. अगर मेरा Companies Act repeal हो गया, लेकिन Companies Act का इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पे मेंशन है कि ये Companies Act का जैसे बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन था, तो अगर उसका वहाँ पे रेफरेंस है, तो भले वहाँ पे कंपनीज एक्ट 1956 लिखा है जो रिपील हो गया, यू विल ईदर रीड इट एज द कंपनीज एक्ट 2013 or you will continue to read it as Companies Act 1956 till the time it is not removed from that particular act. Then commencement and termination of time, first in the series of days to be excluded, last in the series of days to be included. इसमें डिविडेंड का एग्जाम्पल है, अगेन समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन कंप्लीशन ऑफ टाइम, अगर कुछ फाइल करने के लिए बोला है एंड इफ इट कम्स ऑन अ पब्लिक हॉलीडे, then you have to do it on the next working day, but if it is a negotiable instrument you have to do it on a previous day, preceding day. Measurement of distance has to be done in a straight line on a horizontal plane. Pro rata लेने का है enactment, जहाँ पे मेरे को कैलकुलेट करने का है, बोला 1 किलो के ऊपर इतना कस्टम लगेगा, हाफ kg है तो मैं प्रो रेटा लूंगी. अपने लैंग्वेज में सब. जेंडर में मेल लिखा रहेगा तो फीमेल भी इंक्लूडेड है. खाली एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखने का है कि वर्ड बुलक कुड नॉट बी इंटरप्रिटेड टू इंक्लूड काउ, क्योंकि ये केस स्टडी है जहाँ पे कोर्ट ने ऐसा बोला है कि वो नहीं इंक्लूड होगा, इसके लिए नहीं इंक्लूड होगा. हाँ, मतलब वो कोर्ट में केस स्टडी था जहाँ पे जजमेंट है, so that is why we are considering that. Now, powers and functionaries. क्या क्या बोलता है? पावर्स कन्फर्ड टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम. पहले 5 पॉइंट पढ़ लेते हैं, समझा दूंगी, सब सेम मीनिंग करता है. नहीं सेम मतलब डिफरेंट है बट सिमिलर है. पावर टू अपॉइंट इंक्लूड्स पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो. अपॉइंट इंक्लूड्स पावर टू सस्पेंड एंड डिसमिस. सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरी, सक्सेसर, ऑफिशियल, चीफ एंड सबऑर्डिनेट. क्या बोलता है? फर्स्ट है कि अगर मेरे को पावर दिया है, जब भी पावर दिया है, इफ रिक्वायर्ड, इफ आई हैव टू एक्सरसाइज दैट पावर, आई कैन एक्सरसाइज दैट पावर. अगर मुझे किसी को अपॉइंट करने का पावर दिया है तो मैं उसको एक्स ऑफिशियो भी कर सकती हूँ, मतलब उसका जो भी नॉलेज, एक्सपीरियंस, उसके लिए अगर उसको मेरे को एक्स ऑफिशियो रखना है, इज नॉट इन ऑफिस, इज आउटसाइड द ऑफिस, बट ही इज हेल्पिंग मी विथ हिज नॉलेज और हिज एक्सपीरियंस, तो वो मैं अपॉइंट कर सकती हूँ. अगर मुझे एक्ट ने पावर दिया है कि अपॉइंट कर सकती हूँ, तो मेरे को वो भी पावर दिया है कि मेरे को उसको निकालना है तो मैं निकाल भी सकती हूँ. अगर कोई फंक्शन है जो से फॉर एग्जांपल डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को करना है, वो अगर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कर रहा है तो कर सकता है, खाली रिक्वायरमेंट है कि उसको उसका नाम और सिग्नेचर वहाँ पे देना पड़ेगा. अगर ऑफिस चेंज होता है, मतलब मेरा अगर स्क्रूटिनी चालू है और डेप्यूटी कमिश्नर था, मिस्टर ए बैठता था और वो इनकम टैक्स में आके मेरा स्क्रूटिनी कर रहा था, एंड अगर वो निकल गया है तो जो सक्सेसर आएगा, ही कैन कंटिन्यू फ्रॉम द प्लेस वेयर इट हैज बीन लेफ्ट. आई टेक योर डाउट. देन ऑफिशियल, चीफ एंड सबऑर्डिनेट. क्या था? नहीं, जो CIT अपील को एप्लीकेबल है, दैट विल आल्सो बी एप्लीकेबल टू असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्यूटी कमिश्नर, मतलब जो लोअर लेवल से है उनको भी वो सेम लॉज अप्लाई होएगा. नाउ प्रोविजन एज टू ऑर्डर्स एंड रूल्स मेड. फर्स्ट है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर्स. अगर मेरे पास एक्ट में अथॉरिटी है टू मेक रूल्स, बाय लॉज, ऑर्डर्स, वो सब मैं बना सकती हूँ. सेकेंड, अगर मैं रूल्स बना रही हूँ, देन powers to issue include
पावर टू ऐड, अमेंड, वेरी और रिसाइन नोटिफिकेशन। अगर मेरे पास रूल्स बनाने का पावर है तो उसको अमेंड करने का, नया प्रोविजन डालने का, कुछ निकालने का मन है तो निकालने का, वो सारे पावर्स भी है। मेकिंग ऑफ रूल्स ऑफ बायलॉज एंड इशूइंग ऑफ ऑर्डर्स बिटवीन पासिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ एनैक्टमेंट। तो जब भी मेरा एक्ट पास हो गया लेकिन एक्चुअली कमेंस होएगा, उसके बीच में अगर मेरे को रूल्स और बायलॉज बनाना है तो मैं बना सकती हूँ, लेकिन इट विल बी इफेक्टिव ओनली फ्रॉम द डेट द एक्ट कम्स इनटू फोर्स। उसके पहले उसका इफेक्ट नहीं होगा, बट आई कैन कीप मेकिंग इट टिल द टाइम द एक्ट कम्स इनटू फोर्स। प्रोविजन applicable to making of rules or bylaws after previous publication। जैसे अगर मैं एक्ट बनाती हूँ तो पहले बिल बनाऊंगी, उसके ऊपर सजेशंस लूंगी, फिर अमेंडमेंट करूंगी, फिर बिल दूंगी, फिर सजेशन लूंगी, फिर एक्ट बनेगा। सिमिलरली रूल्स और बायलॉज अगर मैं पब्लिश करती हूँ तो बिफोर पब्लिशिंग आई विल हैव टू एंश्योर दैट I have published it, keep it open for public comment, public can give comments, and then again I will rectify it, again put it, again they will give comments, and after taking all the comments into consideration I can issue the final rules or bylaws. Continuation of orders issued under enactment, repeal and re-enacted. If there are any orders or bylaws or rules which were issued under 1956 Act, अगर वो एक्ट रिपील हो गया है और नया कुछ नहीं आया है तो दोज विल कंटिन्यू टिल द टाइम इट इज री एनैक्टेड, और मुझे बोला है कि अभी री एनैक्टेड जो भी प्रोविजन है वो अप्लाई होगा, तो देन आई विल यूज द न्यू प्रोविजन। मिसलेनियस अगेन इंपॉर्टेंट है। फाइन, रिकवरी ऑफ फाइन्स कैसे होगा अगर कुछ भी नहीं मेंशन किया है। नॉर्मली हर एक में सेक्शन में दिया रहता है कि कैसे होगा। अगर कुछ नहीं मेंशन किया है तो इंडियन पीनल कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से होगा। प्रोविजन एज टू ऑफेंस, अगेन समथिंग दैट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि अगर मैंने कुछ ऑफेंस किया है जिसमें इनकम टैक्स में भी फाइन लगता है कंपनीज एक्ट में, देन आई कैन बी पनिश्ड अंडर ओनली वन एक्ट एंड आई कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट, अगर मेरे को सर्विस करने का है तो उसको प्रॉपरली एड्रेस करने का, प्रीपे करने का, एंड देन आई हैव टू पोस्ट इट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। अगर मुझे बोला है रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू करना है कि एक्नॉलेजमेंट लेके आना है, तो आई हैव टू डू इट बाय दैट पर्टिकुलर मोड ओनली एंड बाय नो अदर मोड, एंड दैट इज इट। ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जब भी लैंग्वेज दिया है कुछ मेरे को एक्ट का और मुझे समझना है कि ये क्या बोलना चाहता है। अगर सीधा सीधा लैंग्वेज है, ग्रामेटिकल जो है नॉर्मल पढ़ के समझ में आता है, तो उसका जो प्लेन लॉजिकल मीनिंग है वही लूंगी, ज़्यादा उसमें खोद के उसका नया मीनिंग निकालने का कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसका प्लेन ग्रामेटिकल मीनिंग जो है, इफ इट इज समथिंग विच इज नॉट क्लियर, विच इज एम्बिग्यूअस, अगर उसको प्लेन ग्रामेटिकल मीनिंग यूज करती हूँ तो इट गिव्स अ लैंग्वेज विच इज not making sense or which is something which is not as per the provisions of or the intention of the act, then in that case I will go further and I will do the construction. I will try and see that what the act is trying to say, what is the intention, and that is why you need interpretation. क्या बोलता है इंटरप्रिटेशन? कि जो एक्ट है किसने ड्राफ्ट किया है? ह्यूमंस ने। उसको एडिट सब किया, सब ह्यूमंस ने ही किया है। तो एक चीज जो है, मेरा जो बोलने का स्टाइल है तुम लोग अलग अलग समझ सकते हैं। अगर वो सेम चीज अनन्या बोलेगी इट मे साउंड डिफरेंट टू, सो एवरीवन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ इंटरप्रिटेशन, एंड बिकॉज इट इज ड्राफ्टेड बाय ह्यूमंस इट इज नॉट पॉसिबल कि एकदम क्लियर एक्ट हो जो सबको पता, सेम ही लैंग्वेज हो, मीनिंग सेम पता चले, एंड हेंस देयर इज अ नीड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या क्या डेफिनेशंस है? स्टैट्यूट क्या है? रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर। देन डॉक्यूमेंट, अगेन द सेम थिंग दैट वी स्टडीड इन जनरल क्लॉजेस एक्ट। देन इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट और डीड, ये दोनों के बीच में डिफरेंस इंडियन एक्ट में नहीं किया है। डीड जो है इज अ smaller version, it's a instrument is a bigger thing. Instrument will always cover a deed, but not all deeds are necessarily instrument. Instrument को क्या बोलता है? Anything which is a legal document which creates, transfers, extinguish any right is called as an instrument, and deed is an instrument which affects some legal proposition, जैसे partnership deed, sale deed, gift deed। अगर कोई legal disposition है जिसको मैं record करती हूँ तो उसको मैं deed बोलूँगी। Interpretation is seeking the real and true meaning of the legislation. Now interpretation and construction का difference पता है? Interpretation जब भी plain जो है बोला है वैसा इंटरप्रेट करती हूँ तो उसको इंटरप्रिटेशन, बट प्लेन मीनिंग से एम्बिग्यूटी होता है, क्लियर नहीं होता है मीनिंग, तो मेरे को चाहिए
कंस्ट्रक्शन. नाउ एंड उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है लीगल का. जो एक्चुअल रूल ऑफ लॉ बोलता है उसमें ऑथेंटिक होता है, डिराइव फ्रॉम द लेजिस्लेटर, जैसा बोला है वैसा, या यूजुअल जो नॉर्मली कस्टम में करते हैं, जैसे मैंने बोला था कि वो ब्राइब दिया है जिसका डिडक्शन लेते हैं. डॉक्ट्राइनल, रियल एंड ट्रू मीनिंग नहीं है अपने को जो पता चल रहा है ग्रामेटिकल पढ़ के, वो नहीं पता चल रहा है, तो मैं डिस्कवर करूंगी कि क्या एग्जैक्टली इंटेंशन है, बोलना क्या चाहता है, ये प्रोविजन क्यों आया इनटू फोर्स, एंड दैट इज डॉक्ट्राइनल. यहाँ पे ग्रामेटिकल एक है और एक है लॉजिकल, जहाँ पे आई विल गो बियॉन्ड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट द एक्ट इज ट्राइंग टू टेल मी. ग्रामेटिकल में वो उसका ग्रामेटिकल मीनिंग पढ़ रही हूँ लेकिन उसका लॉजिक नहीं आ रहा है या एम्बिग्यूटी आ रहा है, मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं ग्रामेटिकल वाला उसका मीनिंग नहीं लेके आई विल सी व्हाट द लॉजिक इज ट्राइंग टू टेल मी. नाउ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. प्राइमरी रूल्स है, सेकेंडरी रूल्स है. प्राइमरी रूल्स में कौन सा है? लिटरल कंस्ट्रक्शन, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस, बेनिफिशियल, एक्सेप्शनल एंड एडिसडम जेनरिस. और यहाँ पे अपने को इफेक्ट ऑफ यूसेज एंड डॉक्ट्राइन ऑफ नॉसिटर है सॉफी. अभी लिटरल कंस्ट्रक्शन मतलब क्या? जैसा बोला है वैसा है पढ़ने का, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, उसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाने का, ग्रामेटिकल मीनिंग से क्लियरली पता चलता है. TDS हैज टू बी डिपॉजिटेड बाय द 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. मैं बोलूंगी तो सब लोग को एक ही मीनिंग समझेगा, तो इसमें कोई फर्दर कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है. दैट इज रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन. देन रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. हाँ, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन में 4 चीजें अपने को याद रखनी है. फर्स्ट, नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग है वो लेने का, अगर एक्सप्लेनेशन दिया है विच इज फर्दर एक्सप्लेनिंग द एक्ट, तो वो कंसिडर करने का. अगर 2 मीनिंग पॉसिबल है, विच एवर इज गिविंग द बेस्ट मीनिंग टू द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर, वो वाला लेने का. और जार्गन अगर यूज होता है तो वो टेक्निकल सेंस में कैसे यूज होता है वो करने का. ये 4 चीज लिटरल कंस्ट्रक्शन में आएगा. देन कमिंग टू रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. जब भी सीधा सीधा पढ़ा तो अलग मीनिंग आता है, क्लियर नहीं है कि ये टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, उसका रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करूंगी, उसका कोई सेंसिबल कंस्ट्रक्शन करूंगी, जिससे जो मेरा इंटेंशन ऑफ द एक्ट है वो मेरा मतलब क्लियर होता है एंड देयर इज नो एम्बिग्यूटी लेफ्ट. तो वहाँ पे रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में जो भी सेंसिबल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है वो करूंगी, क्योंकि प्लेन प्रोविजन पढ़ने से एम्बिग्यूटी हो रहा है. ठीक है. देन हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. जब भी 2 चीज बोला है, एक ही एक्ट में 2 चीज बोला है, जैसे अपन ने ये लिया था एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन का. एक जगह बोलता है कि मैं नहीं मेरा जो प्राइमरी राइट्स है वो चेंज नहीं कर सकती, फंडामेंटल राइट्स. दूसरी जगह पे बोलता है कि अगर मुझे करने का है तो देन आई कैन डू इट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट या व्हाटएवर. सो यहाँ पे 2 चीज बोल रहा है सेम चीज के बारे में, बट 2 अलग अलग चीज बोल रहा है. तो जब भी 2 प्रोविजंस एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, then in that case I will understand, I will try and get a harmonious construction, I will try and make sense, I will try and give effect to both of them, harmony में पढ़ने की कोशिश करूंगी, and that is what is called as the rule of harmonious construction. So when there are 2 provisions which are conflicting with each other, I will try and read them in harmony to make sense and give effect to both of them. Then रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, हेडन्स रूल, पर्पसिव कंस्ट्रक्शन, मिस्चिफ रूल. चारों सेम चीज बोलता है, उसमें 4 क्वेश्चन पूछने का, जो अपन ने क्लास एक्शन का एग्जांपल लिया था, करेक्ट, कि व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट, व्हाट मिस्चिफ इट डिड नॉट प्रोवाइड फॉर, व्हाट वाज द रेमेडी द एक्ट हैज प्रोवाइडेड एंड व्हाई इट हैज प्रोवाइडेड दैट पर्टिकुलर रेमेडी. तो ये 4 चीज मेरे को लेने का, एंड I have to interpret or construct the act in such a way that it will suppress the mischief and give advance the remedy. मतलब जो mischief है वो नहीं होनी चाहिए और remedy है वो advance होनी चाहिए. तो यहाँ पे अपन ने class action का example लिया था, 4 क्वेश्चन पूछने का, जब भी हेडन्स रूल का क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट. देन एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन अपने को पता है, शैल एंड मे, ये सब जो अपने वर्ड्स है कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज होते हैं. सेक्शन 3 कंपनीज एक्ट का एग्जांपल देने का. ठीक है. देन रूल ऑफ एडिसडम जेनरिस, अगेन समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, मीनिंग द सेम काइंड. तो जब भी मैं वर्ड बोलती हूँ और स्पेसिफिक वर्ड है उसके बाद में जेनरिक वर्ड आता है, तो वो जेनरिक वर्ड का मीनिंग हाउ विल आई डिराइव फ्रॉम द यूज ऑफ द स्पेसिफिक वर्ड्स विच आई यूज. तो जनरल वर्ड्स है विच आर फॉलोड बाय few specific words will draw its meaning, will draw its color from the specific words that are being used. ठीक है. Now secondary rules of interpretation में 2 ही है.
फर्स्ट है नॉसितर एसोकी, उसमें क्या बोलता है, एसोसिएटेड वर्ड्स टू बी यूज्ड इन द कॉमन सेंस मैनर। इसमें फ्रूट जूस का एग्जांपल देने का, फ्रेश जूस जो है उस पर परचेज टैक्स लगेगा कि नहीं वो सवाल था। उसमें क्या लिखा था, दैट जूस विल इंक्लूड, ठीक है क्या, हाँ, बेवरेजेस इंक्लूड फ्रूट जूस, बॉटल वाटर एंड सिरप। तो ये सारे वर्ड्स को मैं एक साथ समझूंगी तो फ्रूट जूस में बॉटल्ड वाटर और सिरप है, तो मतलब मैं ऐसा फ्रूट जूस बोल रही हूँ जो सिरप के जैसा पैकेज है या समथिंग विच इज प्रोसेस्ड। एंड हेंस जो मेरा एक्चुअल फ्रूट जूस है, जो ऑरेंज जूस जो निकलता है वो बाहर बैठा रहता है, वो दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बेवरेज का डेफिनेशन, करेक्ट। गन्ना वाला बोल रही थी इसलिए मेरे को हंसी आया। देन डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन जो है इफेक्ट ऑफ यूसेज, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर कि जब भी कुछ इंटरप्रेट करती हूँ तो उसको कैसे यूज किया है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसको कैसे यूज करते थे, उसको मेरे को ध्यान देने का, व्हाट इज द कस्टम of using that particular law, accordingly I will interpret the law. That is the secondary rule of interpretation. Now coming to internal and external aid. Internal, हाँ, एडिज्म जेनरिस, एडिज्म जेनरिस में स्पेसिफिक वर्ड्स है which are followed by a generic word, तो generic नहीं, this is different। एडिज्म जेनरिस और नॉसिटर में दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इसमें स्पेसिफिक वर्ड्स है, उसके बाद एक जेनरिक वर्ड आया है। तो जेनरिक वर्ड का मीनिंग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो स्पेसिफिक वर्ड्स का जो भी मीनिंग है उसके बेसिस पे जेनरिक वर्ड का मैं मीनिंग ड्रॉ करूंगी। नॉसिटर में क्या बोलता है कि जब ये सब वर्ड्स एक साथ यूज किए गए हैं तो दे विल हैव टू बी अंडरस्टूड इन द कॉमन सेंस मैनर। तो अगर मैंने बॉटल्ड वाटर, सिरप और फ्रूट जूस लिखा है, तीनों भी अलग अलग चीजें, इट इज नॉट जेनरिक, एनीथिंग इज नॉट जेनरिक। तो यहाँ कौन सा, हाँ हाँ करेक्ट, एविएशन नहीं आएगा वैसा। तो मैं व्हीकल्स की बात कर रही हूँ जो रोड पे चल रहा है तो हवा में उड़ रहा है, वो नहीं आएगा क्योंकि जो सारे वर्ड्स यूज कर रही हूँ वो सब रास्ते पे ही चलते वैसा, ठीक है। देन इंटरनल और एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरनल एड मतलब जो मैं एक्ट के अंदर से सब समझने की कोशिश करूंगी उसको मैं बोलूंगी इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। एंड एक्सटर्नल एड जो बाहर जाती हूँ, जो एक्ट के अंदर नहीं मिल रहा है, एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग आउटसाइड, इज कॉल्ड एक्सटर्नल एड। इंटरनल एड में क्या क्या चीजें आएगा, तो फर्स्ट है उसका लॉन्ग टाइटल जो एक्चुअली एक्ट का नाम है, या अगर शॉर्ट टाइटल कोई एक्ट में है तो उसका शॉर्ट टाइटल आएगा। उसका प्रीएम्बल आएगा, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट, स्कोप, पर्पस ऑफ द एक्ट, can be used for interpretation but will not override the plain provisions of the act। फिर हेडिंग, जैसे अगर टैक्स में पढ़ते हैं कि सैलरी के नीचे सैलरी के सारे प्रोविजन, हाउस प्रॉपर्टी के नीचे हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन, so all of these provisions when you are reading you will understand that it pertains to the particular heading that has been given to you। देन मार्जिनल नोट्स, मार्जिनल नोट जो साइड में नीचे दिया रहता है उसको नहीं कंसिडर करते फॉर इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में मार्जिनल नोट्स कंसिडर करते हैं, बाकी किधर भी मार्जिनल नोट्स आर नॉट यूज फॉर इंटरप्रिटेशन। डेफिनेशनल सेक्शन जहाँ पे भी डिफाइन किया है, सेक्शन 2 या 3, 4 डिपेंडिंग ऑन विच एक्ट, वहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड्स आर डिफाइंड। तो अगर नहीं समझ में आता है तो मैं डेफिनेशन को देखूंगी। देन इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल्स दिया है तो वो मैं देखूंगी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्जाम्पल दिया है तो आई विल रिफर टू दैट पर्टिकुलर एक्ट। स्टैम्प एक्ट में देखा था, बॉम्बे स्टैम्प एक्ट में, तो जहाँ पे भी डेफिनेशन अरे इलस्ट्रेशन दिया है तो आई विल रिफर टू दोज इलस्ट्रेशन फॉर इंटरप्रिटेशन, but I will not, the illustration will not override what the plain provision of the act is saying। So if the plain provision is saying tax लगेगा, illustration में लिखा है tax नहीं लगेगा, तो मैं लगाएगी कि नहीं लगाएगी, लगाना पड़ेगा क्योंकि it cannot override the plain provisions like how preamble cannot override। then proviso, जब भी कुछ एक्सक्लूड करती हूँ, तीन चीजें, एक्सेप्शन, प्रोवाइजो एंड सेविंग क्लॉज। तो अगर मैं कुछ किसी के लिए प्रोवाइड करती हूँ कि ये पर्टिकुलर चीज है, ये वाले सेक्शन में इसका नहीं लगेगा या इसका ऐसा ट्रीटमेंट होगा, तो वो प्रोवाइजो में आएगा। एक्सेप्शन होगा तो एक्सेप्शन है, मतलब ये स्टैंडर्ड रूल है कि कंसिडरेशन होना ही चाहिए, कंसिडरेशन के बिना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, से नेचुरल लव एंड अफेक्शन, बेलमेंट, चैरिटी, जो भी है, करेक्ट। एंड सेविंग क्लॉज है, वो किसी रेमेडी जो है वो डिस्ट्रॉय होने से सेव करता है, उसको सेविंग क्लॉज बोलते हैं, स्टार्ट होता है विद द वर्ड सेव एज, करेक्ट। देन एक्सप्लेनेशन, अगर किसी प्रोविजन के नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है, व्हाट इज इट डूइंग,
जो प्रोविजन है उसको और फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है व्हाट इज द प्रोविजन एग्जैक्टली ट्राइंग टू टेल मी। शेड्यूल्स जो दिया रहता है एंड में, जैसे कंपनीज एक्ट में शेड्यूल दिया है जहाँ पे ड्राफ्ट मेमोरेंडम, ड्राफ्ट आर्टिकल्स दिया है, टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स का शेड्यूल 3 में डेफिनेशन दिया है, एसेट्स कौन से होते हैं। So it is basically giving information further about the act, and that can be used for interpretation if the need be. And the most important thing is you have to read, whenever you are reading a particular act, you have to read the act as a whole. You cannot just read a particular provision or a particular section and say कि अच्छा इस पे टैक्स लगेगा। एक्ट को पूरा पढ़ना है। Similarly, if you are interpreting instruments or documents, again you have to interpret the instrument and document as a whole, and खाली एक particular clause of the instrument को लेके मैं नहीं बोल सकती कि अच्छा हाँ ये केस मैं जीत जाऊंगी बिकॉज ये क्लॉज में ऐसा बोला है। मुझे इंटेंशन ऑफ द पार्टीज आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाइल इंटरप्रेटिंग द इंस्ट्रूमेंट एंड द document. Now, coming to the last part is external aids of interpretation. क्या क्या आता है इसमें? हिस्टोरिकल सेटिंग, क्या हिस्ट्री था, क्यों हुआ। जैसे सेक्शन 37 अपने सामने है कि क्लास एक्शन क्यों हुआ, क्योंकि पहले इन्वेस्टर्स को चीट किया था, ऐसा सब हो सकता है। एंड इसके लिए मैं अभी चेंज कर रही हूँ लॉ कि जहाँ पे इन्वेस्टर्स को नुकसान नहीं हुआ, एंड इसके लिए वो लोग क्लास एक्शन ले सकते हैं। कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स एंड प्रीवियस लॉ, पहले का प्रीवियस लॉ क्या था, उसके बाद रिपील हो गया या चेंज हो गया, तो न्यू एक्ट क्या आया है, क्यों चेंज किया उसके अंदर, एंड देन गिविंग द इंटरप्रिटेशन। फिर उसका नॉर्मल यूसेज में कैसा क्या यूज होता है, हाउ इज द नॉर्मल यूसेज इन द बिजनेस, व्हाट डू यू कॉल, इन द नॉर्मल डे टू डे बिजनेस में लोग कैसे यूज करते हैं इन द इंडस्ट्री। मैंने बोला कि अगर ऑनलाइन ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, अगर मुझे उसका वैल्यूएशन करना है तो आई विल यूज जीएमवी। तो जीएमवी क्यों करते हैं, क्योंकि पूरा इंडस्ट्री प्रैक्टिस है दैट व्हेन यू वांट टू वैल्यू ई कॉमर्स कंपनी यू हैव टू यूज द जीएमवी। तो वो यूसेज है, एंड यूसेज के बेसिस पे मैं इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ। अर्लियर एक्ट, लेटर एक्ट एंड सिमिलर एनालॉगस, मतलब सिमिलर एक्ट जो है उनको साथ में रख के देखूंगी कि ये एक्ट क्या बोलना चाहता है, अकॉर्डिंगली आई विल यूज द इंटरप्रिटेशन। अगर मेरे पास डेफिनेशन नहीं है तो मैं डिक्शनरी में जाके देखूंगी कि डिक्शनरी का डेफिनेशन क्या बोलना चाहता है, एंड आई विल यूज दैट एज इंटरप्रिटेशन। एंड बिकॉज अपना लॉ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉरेन लॉ, अगर सिमिलर लॉ कहीं दूसरी कंट्री में है तो वहाँ का जो केस है वो भी मैं रिफर कर सकती हूँ बोल के कि देखो यहाँ पे भी सिमिलर लॉ है तो वहाँ पे ऐसा जजमेंट दिया है, तो इसके लिए मेरा भी इंटरप्रिटेशन ऐसा है। तो दिस इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। सबको समझ में आया? किसी को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल सब आता है? ओ, थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय ऑनलाइन। अरे मैं इतना फास्ट में एक सेकंड भी नहीं चुप बैठी यार, पानी भी नहीं पिया। आया? इसके लिए क्या करने का, क्वेश्चन लेने का, कोई भी मॉड्यूल के पीछे भी क्वेश्चन है लेने का, आंसर नहीं देखने का, और क्वेश्चन का आंसर लिखने को ट्राई करने का, तो हो जाएगा। तो देखो समझेगा कि तू एक्चुअली कितना लिख पाती है। अभी प्रोस्पेक्टस लिखा तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस में आता है मेरे को शेल्फ प्रोस्पेक्टस, बट उसमें क्या लिखूँ वो मेरे को नहीं समझ में आता है। व्हेन यू राइट द पेपर यू रियलाइज कि अच्छा दिस इज व्हाट इज समथिंग आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, देन यू कैन इम्प्रोवाइज। थैंक यू, बाय बाय।